सकते हैं ताकि इस चीजों की नौबत ही ना आए ट्रांसप्लांट की, और छोटी समस्या है वो घर पे ठीक हो जाए। बाल जो है हमारे बने हैं प्रोटीन से, तो हमें प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है। सेकेंडली, अगर हम ऑयल लगा के बाहर जाते हैं तो वो डस्ट वगैरह कैच करता है, जिससे डैंड्रफ होने का खतरा होता है। और तो मेजर फोकस होना चाहिए अगर आपको बाल बचाने हैं तो आप अच्छा हेल्दी खाएं जैसे यू सेड जी, और जो हैबिट्स हैं आपकी, स्मोकिंग वगैरह है, प्रॉपर नींद ना लेना और एक स्ट्रेस लेवल, ये भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं बाल जाने के। अगर आपके शैम्पू में हार्श केमिकल नहीं है तो आप डेली शैम्पू करें तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके बालों के लिए। एक सोडियम लोरल सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है शैम्पूज में, जो कि झाग बनाता है। आदिवासी ऑयल, यस, बहुत चल रहा है सर। तो उससे भी बाल नहीं आते, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा, वो जो लोग ऐड कर रहे हैं दे बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन। जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में दावा करते हैं कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल कर देंगे और सिर्फ 15 से 20 हजार में कर देंगे। जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक शो। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप सब लोग देखें, क्योंकि हम आज प्रॉब्लम को टारगेट करने वाले हैं बाल्डनेस की। जो आज हमारे गेस्ट हैं वो बहुत मुश्किल से आए हैं, क्योंकि ही इज वेरी बिजी मैन और वो इंटरनेशनल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। आई वुड रियली लाइक टू वेलकम डॉक्टर कुणाल। हेलो सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे कहने पे आए हैं। थैंक यू। आई होप सर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। सर मैं सिर्फ क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे हेयर के बारे में जानना चाहता हूं कि आप विल जंप टू दैट क्वेश्चन कि ट्रांसप्लांट से पहले जो बेसिक स्टेज है, जब बाल गिरने शुरू होते हैं लोगों के, चाहे बीट अ मेल अ फीमेल, हम क्या कर सकते हैं ताकि इस चीजों की नौबत ही ना आए ट्रांसप्लांट की और छोटी समस्या है वो घर पे ठीक हो जाए। देखिए, जो बालों की समस्या, जो बाल आजकल देखा गया अर्ली स्टेज में गिर रहे हैं, इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न तो जेनेटिक्स ही है। दूसरा डाइटरी हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स हैं। तो यंग आजकल बच्चों, यूथ में देखा गया है कि वो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, राइट। ठीक है, और स्मोकिंग वगैरह करने लग जाते हैं जल्दी। तो उनको उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसे ये समस्या स्टार्ट होती है तो दे शुड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड एंड दे शुड क्विट स्मोकिंग एंड एवरीथिंग। और हो सके तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ली। हेल्दी फूड में सर वुड यू लाइक टू रिकमेंड एनीथिंग जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए? देखिए, हेल्दी फूड का मतलब यह है कि एक बैलेंस डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होना चाहिए। ओके। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि हम बार बार खाना खा रहे हैं। हेल्दी का मतलब जो सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो मैंने बताया, वो एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होता है। ठीक है। तो सर जैसे ये भी बोला गया है कॉम्बिनेशन नट्स होते हैं, जैसे सर्दियां चल रही हैं फिलहाल, जी। तो कुछ बादाम, कुछ काजू, यू कैन वुड लाइक टू से एनीथिंग? नहीं, बादाम काजू से ठीक है, हमें दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, मिनरल्स मिल जाएंगे, वाइटामिन मिल जाएंगे, लेकिन बाल जो हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं, तो उसकी जगह आप एग्स खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो पनीर खा सकते हैं, या सोया खा सकते हैं, या पल्सेस खा सकते हैं। तो बाल जो है हमारे बने हैं प्रोटीन से, तो हमें प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर। सर जैसे दादी माँ हमारी कह के कहती हैं कि सर की मालिश करो ताकि सर मजबूत हो, बालों की जड़ें मजबूत हो, इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में चला आ रहा है कि बचपन से लोग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बालों पे तेल लगाते हैं, बट साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि बाल लगाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्कैल्प पे ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, जो हमें जितना ऑयल चाहिए होता है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंडली, अगर हम ऑयल लगा के बाहर जाते हैं तो वो डस्ट वगैरह कैच करता है, जिससे डैंड्रफ होने का खतरा होता है और बाल्डिंग स्टार्ट हो सकती है। राइट। तो सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर आपको चाहिए कि जो बचपन से एक हमारी हैबिट बनी हुई है, हमारे साइकोलॉजिकली बैठा हुआ है कि इससे वो हमें बेनिफिट होता है, तो नहाने से आधे घंटे पहले आप लगा सकते हैं। ठीक है। जिससे आपको, ठीक है, थोड़ा सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आपके बालों में थोड़ी मसाज हो जाएगी। तो बट साइंटिफिकली इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और सर रात को जो पूरी रात रखते हैं वो कितना सही है? जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि ऑयल लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होता, तो रात को भी लगाने से कोई बेनिफिट बीट नहीं। एनी ऑयल, मतलब बादाम का तेल भी आता है मार्केट में और सरसों का तेल भी आता है, तो किसी ऑयल के से फर्क पड़ेगा फिर कैसे भी? नहीं, ऑयल चाहे जो मर्जी हो, आजकल चल रहा है कि आदिवासी ऑयल, यस, बहुत चल रहा है सर। तो उससे भी बाल नहीं आते, क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा, वो जो लोग ऐड कर रहे हैं दे बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन।
वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, उनकी डाइटरी हैबिट्स अलग है, उनके जीन्स अलग हैं, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ट्रू। सो मेजर फोकस होना चाहिए अगर आपको बाल बचाने हैं तो आप अच्छा हेल्दी खाएं जैसे यू सेड जी, और जो हैबिट्स हैं आपकी स्मोकिंग वगैरह हैं वो बंद करें। ठीक है सर। अल्कोहल कंजम्पशन जैसे आजकल एज वी आर मॉडर्नाइजिंग हमारा फोन देखना और बहुत ज्यादा हो चुका है। लोग रात दिन भर जो है स्पेशली जो आईटी में काम करते हैं वो लैपटॉप पे करते रहते हैं देन मूव टू फोन। कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये सब चीजों को? देखिए, प्रॉपर नींद ना लेना और एक स्ट्रेस लेवल, ये भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं बाल जाने के। तो देखा गया कि जो लोग आईटी से जुड़े हुए लोग हैं उनका डाइटरी पैटर्न भी बिल्कुल खराब हो चुका होता है। फिर वो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए फ्रीक्वेंट स्मोकिंग करते हैं और अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास काफ़ी मात्रा में आते हैं जो आईटी से जुड़े हुए हैं या जिनका जॉब प्रोफाइल में कोई स्ट्रेस रिलेटेड काम होता है, तो वो लोग हेयर की समस्या जल्दी फेस करते हैं। सो अगर हेयर स्टेज को समझे हम, सो थोड़ा सा आप बताएंगे जैसे मल्टीपल हमारे पास स्टेजेस आते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेज से पहले हम ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं, ताकि इस स्टेज से पहले आप आई रियली वांट कि आप हम स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करके दिखा देंगे, आप स्टेज का नाम बताएं और बताएं कि इस स्टेज से पहले हम ये कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसप्लांट बच जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन बाल्डिंग पैटर्न। यस। तो देयर इज नो पर्टिकुलर स्टेज। ओके। और नॉर्मल कोर्स में देखा गया है कि अगर आपके 15-20 बाल गिरते हैं तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि बालों का अपना लाइफ साइकिल होता है। अगर 10 से 15 बाल गिर रहे हैं डेली तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट आपके अगर 100 से ज़्यादा बाल अगर एक दिन में गिर रहे हैं देन दैट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। उस समय आपको जो है हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है जी। अब सर जैसे हमारी घर में लेडीज होती हैं, माता बहनें होती हैं, मेंस भी होते हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती हैं। कई लोग जो हैं सीरम लगाते हैं, शैम्पूइंग कंडीशनिंग लगाते हैं, कई रिकमेंडेशंस आती हैं, मैंने ऐसा रील्स देखी हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू करना चाहिए, डजंट मैटर आपको आपके बाल गंदे हैं नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू रिकमेंड? देखिए, जैसे हम डेली नहाते हैं, सोप लगाते हैं, वैसे हमें डेली शैम्पू करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हम डेली बाहर जाते हैं, आजकल पोल्यूशन इतना है तो डस्ट अट्रैक्ट होती है बाल में, तो उसको डेली क्लीन होना भी चाहिए। अगर आपके शैम्पू में हार्श केमिकल नहीं है तो आप डेली शैम्पू करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके बालों के लिए। आई रियली वांट सर, हम नाम बताएं हार्श केमिकल्स का, हमें क्या देखना चाहिए? एक सोडियम लोरल सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है शैम्पूज में जो कि झाग बनाता है। वो बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को ड्राई बनाता है, रफ बनाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाल ब्रिटल होकर टूटने शुरू हो जाते हैं। राइट। तो ट्राई टू अवॉइड शैम्पूज विच कंटेन सोडियम लोरल सल्फेट। ओके। जैसे सर काफ़ी सस्ते शैम्पू भी आते हैं जो 1-1 रुपए के पाउचेज आते हैं, 2-2 रुपए के पाउच आते हैं। ऑन द अदर वे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जहां बॉटल्स ही देते हैं। सो कोई डिफरेंस है कि हम सिर्फ इसको देख लें, मतलब, या फिर आप वुड यू लाइक टू रिकमेंड कोई डॉक्टर रिकमेंडेड शैम्पू सो दैट व्यूअर देखे कि भाई ये वाला शैम्पू लेना चाहिए ताकि वो बॉल्डनेस से बचे? जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल सोडियम लोरल सल्फेट जो कि झाग बनाता है, लेकिन हमारा साइकोलॉजी ऐसा डेवलप हो चुका है कि झाग नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा, साफ नहीं होगा। करेक्ट। तो आजकल डॉक्टर भी मार्केट में भी काफ़ी ऐसे शैम्पूज आने लगे हैं जो कि इस केमिकल के मतलब केमिकल नहीं है उनके अंदर। तो आप डॉक्टर से भी अपनी जो है रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि जो माइल्ड हो वो आप शैम्पू यूज़ करिए। ठीक है सर। बिफोर वी जंप टू दैट हेयर ट्रांसप्लांट, आई रियली वांट टू नो अबाउट द हेयर गमीज। हेयर गमीज आ गई हैं, मतलब लोग ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि टेस्टी भी लगेगी खाने में एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू द पॉकेट्स, राइट? देखिए, हमारे बाल जो बने हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बने हैं, तो उनमें एक फैक्टर होता है वाइटामिन, जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। तो गमीज जो है लेटेस्ट ट्रेंड है, क्योंकि वो एक फैंसी उसमें लगेगा, फैंसी पैकिंग में आता है, खाने में एक आपको टेस्ट देगा। बट ये आप पे है, आप उसको ले सकते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गमीज में अगेन वो एडेड शुगर होगा और काफ़ी सारी और उसको टेस्टी बनाने के लिए चीज़ें डालेंगे, तो उतना बेनिफिट करेगा नहीं करेगा दैट इज़ अभी मेडिकली प्रूव नहीं हुआ है। बट टैबलेट्स जो हैं, बायोटिन टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, अगर आप वो लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर हेयर। ओके सर, एक कंपनी है किराया नाम की, ठीक है, वो
उसके बड़े बड़े जो हैं एंडोर्स कर रहे हैं फिल्म स्टार्स, उसकी बहुत ऐड भी देखी होंगी आपने, जो कि कहते हैं कि आप सिर्फ जो है अपने बारे में वेबसाइट पे जाइए, अपने बारे में बताइए आप कौन से स्टेज पे हैं, देन दे विल गिव यू सम मेडिसिन्स एंड दे एक्चुअली प्रूव कि हमारा 99% रिजल्ट अच्छा आ रहा है। कितना सच है सर ये? देखिए, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और बाल्डिंग शुरू हो गई है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपना भर के डिटेल, आपको कोई डायग्नोस नहीं कर सकता है। आपको एक हेयर एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा, उनको फिजिकली चेक कराना ही पड़ेगा कि आपकी कितनी % बाल्डिंग हो चुकी है, या आपका एक्टिव टीलोजन एफिलियम स्टेज है, आपका मेडिसिन से रुक सकता है, या फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो वो विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन आप नहीं कर सकते। दूसरा, वो लोग जो हैं आपकी गट हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोबायोटिक्स देते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। हमारी जो बॉडी की ज़्यादातर समस्या गट से रिलेटेड है। अगर हमारी गट हेल्थ ठीक है तो हमारी 90% चीज़ें वैसे ही हेल्दी रहेंगी। उसके बाद वो कुछ मिनॉक्सिडिल वगैरह एप्लीकेशन के लिए देते हैं, जो कि एक जर्नल मेडिसिन है बाल्डिंग रोकने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि डेफिनेटली आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तभी अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब राइट डायग्नोसिस होगा। अगर राइट डायग्नोसिस नहीं होगा तो आपको राइट ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकता। तो बेसिकली सर मल्टीपल चीजें हैं, और कहने की बात ये है कि अगर आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के लिए, डॉक्टर एक्चुअली बैठे हैं हमारे लिए क्योंकि वो पढ़ लिख के मेहनत करके एक स्टेज पे पहुंचे हैं, एंड जस्ट थोड़ा सा पैसा बचाने की वजह से हम अलग अलग जगह जाते हैं, बट इवेंचुअली वी फॉल इनटू द लॉसेस। वो बात है ना कि अगर आप 10 जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग रिकमेंडेशन आएंगे, जो कि एक ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपनी मार्केटिंग, अपना प्रोडक्ट उनको सेल करना है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से नहीं मिलेंगे जब तक आपका राइट डायग्नोसिस नहीं हो सकता और आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, एंड इन दी लॉन्ग रन आप पैसे बचाने की जगह आप ज़्यादा एक्सपेंस कर देंगे, और जब तक हो सकता है आपको और ज़्यादा सीवियर बाल्डनेस हो जाए, तो वो लॉन्ग रन में आपको महंगा ही पड़ेगा। तो मेरी दादी माँ सर एक कहावत कहती थी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप एक बार अच्छी एडवाइस लेके आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, इंस्टेड कभी कुछ करा रहे हैं कभी कुछ करा रहे हैं, आप सिर्फ पैसा ही नुकसान होने वाला है। ठीक है। अब सर जब हेयर ट्रांसप्लांट पे आते हैं हम, सर मैंने एक चीज और देखी है कि काफी जगह पे ना बहुत सस्ते सस्ते सैलून खुल गए हैं, ठीक है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में दावा करते हैं कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल कर देंगे और सिर्फ 15 से 20 हजार में कर देंगे जी। इनमें क्या सच्चाई है सर? मैंने कभी देखा नहीं 15-15 हजार में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। जैसे अभी आपने कहा कि सस्ता जो है महंगा पड़ता है, राइट। देखिए, अगर एक डॉक्टर है, वो अपनी ज़िंदगी में पहले MBBS करता है, फिर MD करता है, फिर किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करता है, वो अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस पे स्किल डेवलप करने में लगा देता है। तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते ये जो चीज़ें हैं जो 10 हज़ार 15 हज़ार में लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट में हमें काफ़ी सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुछ स्टाफ जो हैं वो सीख जाते हैं और वो किसी ऐसे ही डॉक्टर को हायर करके अपना OT स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही चीप में जो आपको ऑफर कर रहे हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक कुछ एग्जांपल, सेफ जोन का ध्यान रखना पड़ता है, एंगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। वो सब उन लोगों को नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं, सेफ जोन के ऊपर या नीचे से भी बाल निकाल के आपको लगा देते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर आपके चले जाएंगे। तो इन द लॉन्ग रन आपको लगेगा कि हमने पैसे बचा लिए, बट विद इन 1 ईयर आपके वो सारे बाल चल जाने वाले हैं। तो सर जो कि अगर कोई देखता है, कोई कहता है, तो हमें वो कैसे पहचाने कि ये वो एक्चुअली सही डॉक्टर है, या फिर इस पे कराना चाहिए, इस पे नहीं कराना चाहिए? कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं, या फिर कोई हमें डॉक्टर की वो देखना चाहिए कि डॉक्टर के पास ये वाली डिग्री है? जी, जैसे मैंने बताया कि राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद द राइट डायग्नोसिस। करेक्ट। आप एक डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि आपकी बाल्डिंग का पैटर्न क्या है, वेदर यू रिक्वायर हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। आपकी एक्टिव टीलोजन एफिलियम स्टेज तो नहीं है। हो सकता है आपको मेडिसिन से ही फर्क आ जाए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक डॉक्टर ही बता सकता है, ना कि जो आजकल ये चल रहा है, काउंसलर काउंसलिंग कर देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं आपको कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग भी बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनको सपने ऐसे दिखा दिए जाते हैं कि आपका सर पूरा भर जाएगा।
मिस कमिटमेंट कर देते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होने वाली। तो आई थिंक यू शुड गो टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर और वहाँ से अपना प्रॉपर कंसल्ट करिए, अपने प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, तभी आप कोई ट्रीटमेंट लीजिए। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट एज द नेम सजेस्ट, क्या ये हेयर एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं हम, और ये खुद के बाल होते हैं हमारे, या मतलब कहाँ से आएंगे ये बाल ये वाले? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि एक हमारा डोनर एरिया होता है, एक रेसिपिएंट एरिया होता है। डोनर एरिया जनरली बैक ऑफ द हेड से हम लोग बाल उठाते हैं, बाल को हम ग्राफ्ट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसमें एक फॉलिकल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपके बाल कितने हेल्दी हैं। और जो आपका बाल्डिंग एरिया वहाँ हम इम्प्लांट कर देते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करने लगते हैं। वो आपके अपने नेचुरल बाल होते हैं। वो आप कटिंग कराइए, कलर कराइए, जैसे उनको आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं स्टाइलिंग करिए। एज के साथ वो वाइट ग्रे भी होंगे। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट में ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार अगर आपका डोनर एरिया सफिशिएंट नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम बॉडी ग्राफ्ट करते हैं। जनरली बॉडी ग्राफ्ट में हम लोग बियर्ड से लेते हैं और वो इम्प्लांट करते हैं। तो सर जहाँ से अगर मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट के किसी हिस्से से लेंगे, वहाँ पे बाल नहीं उगेंगे, उसके जगह पे दूसरी जगह उगेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट होंगे, इज इट लाइक दिस? हाँ, देखिए, हम हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या, हम रूट लेते हैं। राइट। जो आपको दिख रहा है बाहर, ये इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, और नीचे इसकी जड़ होती है जिसमें से बाल निकलता है। ओके। तो जहाँ से हमने रूट निकाल के एक दूसरी जगह लगा दी तो वहाँ पे नहीं आता, और जहाँ लगाया वहाँ ग्रो करना शुरू कर देता है। बट नेचुरली भगवान ने हमें सफिशिएंट हेयर दिए हैं कि हम ट्रांसप्लांट करा सकें। ओके। देखिए, आजकल देखा गया काफ़ी यंग बच्चों में जो है बाल्डिंग की समस्या हो रही है। तो एज लिमिट का ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर मेडिकली फिट, आपका अगर डायबिटीज़ भी है वो कंट्रोल्ड है, अगर आप हाइपरटेंसिव हो, आप कंट्रोल्ड है, तो आप किसी भी एज में करा सकते हैं। जनरली हमारे पास यंग बच्चे आते हैं जो कि शादी वाली उम्र के होते हैं, राइट। है ना, और जो एक अपनी लाइफ के अंदर एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम अपने पे कुछ इन्वेस्ट करें। करेक्ट। तो 35 to 45 वाले ऐसे जो एज ग्रुप के लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, राइट। फैमिली के लिए करते करते वो अपने पे ध्यान नहीं देते, तो वैसे लोग भी आते हैं ताकि वो एक पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर सकें। और अप टू 75 ईयर्स तक भी हमने लोगों को ट्रीट किया है। दैट्स ग्रेट जी। तो बेसिकली एज तो हमारे पास काफी अच्छी रेंज है, कोई भी आ सकता है, जस्ट दैट कि आप फिट हो, मेडिकली फिट रहें। जी, आपको अंडरलाइन कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और अगर आप मेडिकली फिट हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है सर। अब सर मैंने, बिकॉज दिस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मेरे खुद के बहुत क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेरी थोड़ी बाल कम है, तो मैंने अपने आप को देख के मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं आपके लिए, जो मैं जानना चाहूंगा आपके लिए। और आई एम श्योर ये व्यूअर्स के भी बहुत कुछ सिमिलर कॉमन क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्टली मेंस को प्रॉब्लम है, स्पेशली मेंस को, क्योंकि हम सबसे पहले शादी से 27-28 के बाद हमारे पास बाल झड़ने लग जाते हैं, और शादी के बाद तो उड़ जाते हैं। तो सर एक मेरे को जानना है सर, जो राइट पर्सन होता है उसको पता कैसे चलेगा कि अब टाइम आ गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट का टाइम आ गया, और मैं खुद एक सिम्टम को पहचान सकूं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके एक दिन में 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन। ऐसी स्टेजेस में कई बार क्या होता है, एक्टिव टीलोजन इफ्लेम स्टेज होती है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर राइट ट्रीटमेंट किया जाए तो हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की नीड ना हो। सेकेंडली, अगर आपको डेंड्रफ आ गया, जैसे अभी सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया तो लोगों को डेंड्रफ आना शुरू हो जाए, राइट। और डेंड्रफ की वजह से फिर डर्मेटाइटिस आपको हो सकता है और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। राइट। तो ऐसी कंडीशन में भी आप मेडिकल जो है कंसल्ट करिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। सर जैसे मान लीजिए अब मेरे पास कभी कभार होता है कि जो बाल लगते हैं कुछ लिमिटेड लगते हैं पर कॉस्ट आती है, अनलिमिटेड ग्राफ्ट भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? जी, आजकल बड़ा चल रहा है कि 15,000 20,000 में अनलिमिटेड ग्राफ्ट। देखिए, अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अनलिमिटेड होगा तो इस दुनिया में कोई गंजाई नहीं रहेगा। भगवान ने हमें हर एक चीज़ दी है लिमिट में। करेक्ट। तो डोनर, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक सेफ जोन होता है, सेफ जोन के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आप उसके बियॉन्ड या उसके बिलो काम करेंगे तो वो हेयर आपको नहीं रुकेंगे, बहुत जल्दी चले जाएंगे। और इसके अंदर स्टेजेस भी होती हैं। देर आर 7 स्टेजेस जिसमें को हम पैमाना हो जिसमें हम नापते हैं गंजेपन को, उसको नॉरवुड
हैमिल्टन स्केल बोलते हैं, जिसमें 1 to 7 वो होता है। जो जो ग्रेड 7 वाले पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका डोनर इतना हेल्दी नहीं है तो उन केसेस में क्या होता है कि आपका वर्टेक्स छूट जाता है और वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ओके। तो अनलिमिटेड नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और सिर्फ ऐसी भ्रमिक ऐड से बचिए और एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। सर मुझे लगता है ये ना सिर्फ व्यू एक चाहने के लिए ना, ताकि व्यूज ज़्यादा आए, सस्ते चीज़ देने के एक चक्कर में। भ्रमिक ऐड है जो कि लोग रियलाइज नहीं करते कि लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर आपका एक बार डोनर एरिया में काम हो गया और आपके ग्राफ्ट निकल गए तो ये चीज़ें बार बार नहीं हो सकती, और रिपेयर करना इनको बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी भ्रमिक ऐड से आप लोग भ्रमित ना हो। अब सर जब हम हेयर की बात करते हैं, हमारे हेयर सर के ऊपर के साथ में बियर्ड पे भी होते हैं, राइट? और लोगों जैसे आजकल ट्रेंड है एक गुड बियर्ड का, लोग बियर्ड अच्छे मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए बियर्ड ऑयल्स भी आते हैं, अनइवन बियर्ड होती है जी। वो सब व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? क्या कुछ मेंटेन घर पे कर सकते हैं, और हाउ आपके पास आते हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? देखिए, जो स्कैंटी बियर्ड होती है उसके लिए जेनेटिक्स ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जिनके जेनेटिक्स ठीक नहीं है तो उनमें जो है बियर्ड प्रॉपर नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली जो सिख लोग हैं जिनमें एक 5 उसमें से एक ये है कि आपका बियर्ड होना चाहिए, आपको बियर्ड रखना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग बियर्ड ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें आप ऑयल लगा लीजिए या कुछ और ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपके बाल नहीं आने वाले, क्योंकि वहाँ पे रूट्स ही नहीं है। करेक्ट। जहाँ रूट्स ही नहीं है वहाँ आप कुछ भी एप्लीकेशन करिए, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में बियर्ड ट्रांसप्लांट ही एक आपका ऑप्शन बचता है। और उसमें भी मैंने बताया जैसे बैक ऑफ द हेड से आपका ग्राफ्ट लिया जाता है और आपका जहाँ बियर्ड लेस है वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, एंड विद इन 6 मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब सर बिकॉज हम जैसे जैसे इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस रहता है, हम देखते हैं बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं जी। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, मान लीजिए मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, अब कोई जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, अब वो ऑब्वियसली आप ब्लैक हेयर ट्रांसप्लांट तो कर देंगे, बट ब्लैक के साथ वाइट आ जाएंगे, तो ये चीज़ कैसे मेंटेन होगी? देखिए, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। जिनके ग्रे हेयर है डेफिनेटली उनके ग्रे ही बाल आएंगे। ओके। क्योंकि हम रूट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और रूट के अंदर जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट, वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो ग्रे दिख रहा है। तो अगर ग्रे रूट इम्प्लांट होगी तो ग्रे ही बाल आएंगे। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मल्टीविटामिन लीजिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो है ग्रे होंगे ही आपके बाल। मल्टीविटामिन सर क्या लेना चाहिए हमें? जो मल्टीविटामिन जनरली हम लोग बालों के लिए देते हैं, विटामिन B7 बायोटिन जिसको हम बोलते हैं, ओके, वो लेना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन कितने टाइम पीरियड तक मेल फीमेल के लिए? एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेक लाइक 2 महीने आप एक साथ ले सकते हैं उसको, फिर उसको स्टॉप करके अगेन आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, ग्रेइंग हो रही है, तो 5-6 महीने बाद आप उसको फिर स्टार्ट कर सकते हैं। वंस अ डे, और वो भी अगर डॉक्टर से सलाह करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और सर जैसे हम 2 महीने एक साथ ले लेंगे और फिर गैप लेके कर सकते हैं। ठीक है सर। और कोई सर मल्टीविटामिन के अलावा और कोई आप रेकमेंड करना चाहोगे जो कि हर किसी ह्यूमन बीइंग को लेने चाहिए, कि जिस तरह के हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है? देखिए, अपनी डाइट प्रॉपर आप रखिए, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग वगैरह आप ना करिए। आजकल देखा गया है फीमेल्स भी काफ़ी सारी जो हैं स्मोकिंग आज करने लगी हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनको ये सारी चीज़ों से मतलब बचना चाहिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। सर जैसे हमने ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उस टाइम पीरियड पे वैसे बाल अच्छे थे, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट हुई उस एक टाइम पीरियड आता है बहुत बाल झड़ने लग जाते हैं, और वो ऐसे भी होता है उस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं करा सकते। सर उस टाइम पे ऐसा क्या करें ताकि ठीक रहे बाल उस टाइम पे? देखिए, फीमेल बॉडी जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है तो बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरती है, बहुत ड्रास्टिक जो है उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी भी हो जाती है वाइटामिन्स, मिनरल्स की। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने बताया, बायोटिन एक विटामिन है, वो आपको लेना चाहिए। राइट। ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, हालांकि वो सेफ है बट एक बार कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके साथ साथ वो हेल्दी डाइट लें।
और हो सके तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। फिर जब हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने कई बार वर्ड यूज करा है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, तो हेल्दी में एक प्रोटीन कंटेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू टेक डेली बेसिस? राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर सप्लीमेंट आप ऐड कर लेते हैं मल्टीविटामिन्स, और एक्सटर्नली भी आप, जैसे मैंने बताया, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, और आजकल तो बायोटिन शैम्पू आ गए हैं, सीरम्स आ गए हैं, तो वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। अब सर, जैसे कुछ कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट कराना, जो कि हम बात कर रहे थे, आई वुड अगेन गो बैक टू दैट पॉइंट कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके पास कराएं को उसके बाद कोई मेडिसिन भी चलती रहती है लगातार, और चलती है तो कितने टाइम तक चलती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर ट्रांसप्लांट की नीड क्यों आई? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी थी, है ना, और फिर हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन डेफिशिएंसी वहीं की वहीं है। उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कुछ इंटरनल मेडिकेशन ये करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 to 6 मंथ तो आपको मेडिकेशन रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। उसके बाद भी कुछ मेडिकेशन है जो आपको ऑन एंड ऑफ करते रहना चाहिए, सो दैट आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर और जो आपके अपने हेयर हैं वो मेंटेन रहें। तो सर, इनके अलावा कोई और थेरेपीज भी होती है? डेफिनेटली इसके अलावा कुछ और थेरेपीज भी होती हैं, लाइक मीजोथेरेपी एंड पीआरपी थेरेपीज। पीआरपी थेरेपी में होता क्या है कि हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं। राइट। हमारे प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो हम लोकली इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या है, एक्सटेंडली आपको एक बूस्ट मिलता है ग्रोथ के अंदर, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कराना। अब से मैंने देखा है कि ये सब कराने के बाद ना थोड़े यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एग्जैक्ट कराने के बाद में, तो उसके बाद कितना टाइम रहता है कि घर पे रहना चाहिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट डे केयर सर्जरी है। इसके अंदर हम, जैसे पेशेंट सुबह आता है, इवनिंग तक हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको मॉनिटर करके, अगर ये परफेक्टली इज डूइंग परफेक्टली तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद 3 डेज एटलीस्ट वो घर पे रेस्ट करे। रेस्ट का भी मतलब है कि जैसे एक सोने की पोजीशन है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसको 3 दिन सोना होता है, ज़्यादा हैवी चीज़ें लिफ्ट नहीं करनी, फॉरवर्ड बेंड नहीं होना। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो उसको लेनी होती हैं, सो दैट जो ग्राफ्ट लगाए हैं हमने वो डिसलॉज ना हो अपनी जगह से। तो ये सारी चीज़, इसके बाद 5th डे हेड वॉश वगैरह होता है और वो अपने काम पे जा सकते हैं। और इस दौरान अगर आप स्क्रीन थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा रेस्ट करें, तो आपको जो है हीलिंग और अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा छुट्टी नहीं है, वो अपना एक सवा हफ्ते की छुट्टी लेके ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 डेज, जैसे वो थर्सडे प्लान करे तो मंडे से वो अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सर, एक मिथ और है, मतलब मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ टाइम बाद ही, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद ये दोबारा झड़ने लग जाते हैं बाल। जी। कितना सच है? यही बात जो मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि सेफ जोन, अगर सेफ जोन से बाल नहीं लिए गए और वो इम्प्लांट हो गए आपको, तो डेफिनेटली वो 6 महीने में चले जाएंगे, फिर आप बैक टू स्टेज 1 आ जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हेयरलाइन डिज़ाइन कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए? देखिए, सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयरलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए, आप बॉल्ड थे, मैंने बाल लगा दिए, आप चले गए, आपके बाल आ गए, आप खुश हो गए, लेकिन वो आप पे जच नहीं रहे। करेक्ट। तो एक हेयरलाइन, प्रॉपर हेयरलाइन जो एस्थेटिकली आपके फेस पे सूट करती है, वो डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है फॉर जो हेयर ट्रांसप्लांट आप पे जचे। और लोग जिनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पता, वो आपको मतलब ना समझ पाए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है। तो हेयरलाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी चीज़ में हम लोग एक्सपर्ट, हमारी इसी चीज़ में है कि फ्रंट लाइन में कौन सा ग्राफ्ट लगना चाहिए, सो दैट वो आपको नेचुरल अपीयरेंस दे। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक एक्सपर्ट को ही मालूम होती हैं। राइट। और जो है एस्थेटिकली ये आपको एक अच्छा लुक देती हैं। करेक्ट। सर, बाय द टाइम मैंने देखा है कि मेरे फादर भी बाल्ड हैं, मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, उनका थोड़ा गंजापन था, लेकिन मेरी दादी के बाल बहुत अच्छे थे, मेरी मदर के बाल बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट है, मेरी मदर के बाल बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, लेडीज के बाल बहुत टूटने लगे हैं।
क्या रीजन है इसके बारे में ये चीज़ों में? जी आजकल जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेस लेवल, पहले क्या होता था कि जॉब का इतना स्ट्रेस नहीं होता था, लेडीज़ घर पे होती थी। आजकल सबको अपना जो है करियर बनाना है, अपना एक स्टेटस बनाना है Right. सोसाइटी में, वो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। और इस चक्कर में क्या है, आजकल के बच्चे जो हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, वो अपना लंच वगैरह कैरी नहीं करते, बाहर फास्ट फूड खाते हैं, फिर उनकी पर्सनल हैबिट्स आ जाती हैं। राइट। तो ये सारी फैक्टर्स मिल के फिर पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है। और पानी भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा क्लीन नहीं होता, और उसमें भी हार्ड वाटर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास हार्ड वाटर की जो व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें मिलके देखा गया कि आजकल लेडीज़ में भी बहुत जल्दी और ना हेयर फॉल की समस्या आ रही है। सर कोई वे है, मतलब अगेन क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इज द सॉल्यूशन ऑब्वियसली, बट घर पे चीजें एक चीज अवॉइड कर सकें ताकि लेडीज के किसी बाल बचने लग जाएं, थोड़े से कम करें। वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग वगैरह से बचें, और टाइम टू टाइम जो है अपना पीआरपी थेरेपीज अगर हो सकती हैं तो ले लें। राइट। मल्टीविटामिन्स जैसे मैंने बताया वो ले लें, तो डेफिनेटली उनके जो है ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। ओके सर, एक दो चीजें हैं, जैसे आजकल आ गए हेयर ग्रोथ मैक्सिमाइजर, मतलब आपने ऐड देखी होंगी, दे जस्ट स्प्रे ऑन देयर हेयर और बहुत ज्यादा बाल दिख जाते हैं। और मतलब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं यूजर को। आई हैव सीन दैट प्राइस 700 रुपए के आसपास की बोतल पड़ती है, बट ये सब चीजें कितनी इम्पैक्ट कर रही हैं एक्चुअल में हेयर को? देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हेयर फाइबर बोलते हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके। काफ़ी फिल्म स्टार्स ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन उनका इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, और वो स्क्रीन पे आने से पहले इन सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और ये सब प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में आपको हानि ही करेंगे, क्योंकि अगेन ये केमिकल से बने हैं। करेक्ट। ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे तो वॉल्यूम दे देंगे, बट जैसे ही आप, और इसके अपने लिमिटेशन, आप पानी में जाएंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे या बरसात होगी तो वॉश आउट हो जाएगा। ओके। तो ये वंस इन अ वाइल तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपके स्कैल्प में भी इरिटेशन हो सकती है, डर्माटाइटिस आपको हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइडियली वी शुड नॉट यूज इट, बट वंस इन अ ब्लू मून चलेगा। जैसे आपको पार्टी में जाना, आपको लग रहा है कि आपके हेयर में वॉल्यूम कम है या स्टाइलिंग आपको करानी है तो आप करा सकते हैं, बट अवॉइड यूजिंग देम ऑन रेगुलर बेसिस। आप सर, मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो कजन है वो बहुत बाल्ड है, और जब हम एक क्लिनिक पे गए जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करने का क्लेम करता है, देन उन्होंने उसको रेकमेंड किया कि वो 4000 ग्राफ्ट लगा देंगे सिर्फ 20,000 रुपीज में। बट बेस्ड ऑन माई रिसर्च आई वाज वेरी शॉक कि इतना सस्ता कैसे है। और सर जब मैंने नियर बाय पूछा तो आई रियली गॉट टू नो कि वो सिर्फ काउंसलर्स ही हैं। तो ये सब क्या फ्रॉड भी चल रहा है क्या मार्केट में? देखिए ये फील्ड ऐसी आजकल इसमें ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अनक्वालिफाइड हैं, और जिनको, जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टाफ की ज़रूरत होती है, राइट। जिसके अंदर ओटी टेक्नीशियन भी आते हैं, नर्सेज भी होती हैं। तो ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख देख के या कर करके उनको आइडिया हो जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। तो वो ऐसे ही सलोन्स के साथ या ऐसी किसी छोटी क्लिनिक के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, और जब आप कंसल्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिलती, सिर्फ काउंसलर से ही आपको कंसल्ट कराया जाता है। और काउंसलर आपको अनरियलिस्टिक आपको एक इमेज बना देते हैं कि आपको ऐसे इतना ग्राफ लग जाएंगे, आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग तो लाइफ टाइम गारंटी का आपको क्लेम कर रहे हैं, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ टाइम नहीं रहता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग क्लेम करते हैं, और वो उनका डे टारगेट होता है कि एक दिन में हमने इतनी सर्जरी करनी है और हमें अपना डे टारगेट बनाना है। तो वो लोग ऐसे ही 10 से 15-20 हज़ार रुपये लेके आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे, जो कि लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इसके अंदर सेफ जोन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेयरलाइन डिज़ाइन जैसे हमने पहले बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंगुलेशन, किस एंगल पे आपको बाल लगाना है, राइट, सो दैट बाद में जब वो ग्रो करेंगे तो वो इधर उधर ना चले जाएं, डायरेक्शन उनकी मिसमैच ना हो जाए। राइट। तो वो सारी टेक्निकल चीज़ें टेक्नीशियंस को नहीं आती हैं, और लोग सस्ते के चक्कर में जो वहाँ चले जाते हैं, फिर हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं कि इनको रेक्टिफाई कर दो, फिर वो ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आप एक
सस्ते के चक्कर में पड़ के अपना जो है लॉन्ग टर्म में नुकसान ना कराएं। जो वुमेन हेयर ट्रांसप्लांट है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि वुमेन का नहीं होता, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत बाल झड़ने लगे हैं वुमेन के, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत झड़ने लगे हैं, तो वुमेन भी क्या हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? जी हाँ, वीमेन भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं। जैसे कि कंडीशन होती है एलोपेशिया एरेटा, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अपने सेल्स जो हैं बालों को अटैक करते हैं और वहाँ पे आपको बाल्डनेस हो जाती है। उस कंडीशन में होता क्या है कि जगह जगह आपके पैचेस बन जाते हैं। अच्छा। और बाल वहाँ से चले जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में अगर वो स्टेबल हो गया है, 6 महीने से ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, स्टेबल है, उस कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि शादी की उम्र की हैं और उनको गंजेपन की ये समस्या है, वो जूझ रही हैं और उनका कहीं पे एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जनरली देखा गया है कि जैसे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए उनको, उनके बाद उनको गंजेपन की समस्या हो गई है, तो उस कंडीशन में भी देख के हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और वीमेन हेयर ट्रांसप्लांट मेल हेयर ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम उनमें वीमेंस को कम्प्लीटली बॉल्ड नहीं करते हैं। हम उनकी बैक साइड एक विंडो बनाते हैं और उसी में से ग्राफ्ट लेते हैं। और ग्राफ्ट लेने के बाद उनको नहीं पता चलता कि पीछे हमने उनसे ग्राफ्ट लिए हैं। और आपके बॉल्ड एरिया में फ्रंट में भी हम पूरा बॉल्ड नहीं करते, जहाँ जहाँ जगह होती है वहाँ पे केयरफुली हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। एंड विद इन 6 मंथ्स जो है उनका हेड कवर हो जाता है। तो पैचेस से मुझे एक चीज याद आई, मतलब मेरे किसी नोन के ना छोटा मेल मेन के छोटे छोटे पैचेस थे और उसको बोला कि कीड़ा लग गया, कीड़ा खा रहा है, ये सर क्या चीज है? वही एलोपेशिया एरेटा, जैसे मैंने बताया कि ये आपका अपने बॉडी के सेल्स जो होते हैं आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जनरली ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 5 से 6 महीने में। किसी किसी पेशेंट में ये साल के अंदर ठीक हो जाता है। कई बार अगर ये ठीक नहीं होता तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर कुछ इंजेक्शंस होते हैं, वो उस जगह पे लगाए जाते हैं और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसमें सर इंजेक्शन ही लगाया था और इंजेक्शन के बाद ही आई गेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था एंड इट गॉट फिक्स्ड। और ये मेल और फीमेल में दोनों किसी में भी हो सकता है और फीमेल्स में इनफैक्ट ज़्यादा होता है। तो सर कोई एज वगैरह भी होती है? कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। 8-9 साल के बच्चे से लेके 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को भी हो सकता है, कोई इसमें एज का बैरियर नहीं है। आई गेस सर आज ये वाला सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। हमने बहुत सारी नॉलेज ली कि कैसे हम घर पे भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और कैसे हेयर ट्रांसप्लांट से जो मिथ है वो आपने क्लियर कर दिए। जी आई वुड से सर, जाने से पहले मेरे उस कजन के लिए सर आप बताइए, हमें अगर जाना पड़ेगा आपके क्लिनिक के लिए तो कहाँ पे आना पड़ेगा? जी, हमारे 3 क्लिनिक हैं। एक हमारा दिल्ली में है जो कि नेताजी सुभाष प्लेस में है, एक हमारा उदयपुर में है और एक हमारा लखनऊ में है। ठीक है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैं भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, अगर कोई कंसल्ट करना चाहता है तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम, मतलब दे कैन कॉल मी बिटवीन 10 to 7 PM और हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं। सर इफ यू अलाउ मी, कैन आई जस्ट ड्रॉप योर नंबर ऑन द डिस्क्रिप्शन सो दैट एनीवन कैन कांटेक्ट यू, जैसे व्हाट्सएप पे या फिर? श्योर, यू कैन। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है क्लिनिक का दे सकते हैं। श्योर। तो जिसको भी लग रहा है ज़रूरत है और जिसको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिनिक का नाम और क्लिनिक का एड्रेस भी। डू ड्रॉप अ मैसेज बिफोर हेडिंग टू ऑल दिस मिथ्स, चाहे वो किराया कंपनी हो चाहे वो एक वॉल्यूमाइजर हो, डोंट यूज दिस। And sir, thank you so much for being here and giving so much wonderful knowledge to us. Thank you very much for having me on this show, and it was very nice talking to you. Thank you so much, sir. Thank you.